गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं का आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके सामने आज लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत चिंतन के प्रकार। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने चिंतन का अर्थ और परिभाषाओं के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था कि मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों माना जाता है, क्योंकि उसके पास एक चिंतन शैली विद्यमान, चिंतन शक्ति विद्यमान है, जिसके द्वारा वह उचित अनुचित का अच्छी तरह से क्या कर सकता है, विचार कर सकता है। ये चिंतन की मैंने मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कई परिभाषाएं आपको बताई थी कि मनुष्य सर्वाधिक चिंतन, इस पृथ्वी पर मनुष्य सर्वाधिक क्या है, चिंतनशील प्राणी है। इस चिंतन शक्ति के द्वारा ही वह उन्नति की ओर अग्रसर होता है। यह चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता है कि समस्या के उत्पन्न होने के साथ ही व्यक्ति में उत्पन्न होती है और समस्या के समाप्त हो जाने पर समाप्त हो जाती है। इसकी अनेक विशेषताएं मैंने आपको बताई थी। अनेक विशेषताओं में मैंने बताया था कि मनुष्य का व्यक्तित्व यह विशिष्ट गुण के रूप में मनुष्य में विद्यमान होती है। दूसरा मैंने बताया था आपको कि यह एक पूरी तरह से मानसिक क्रिया है। यह व्यक्ति की भावी आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार को प्रदर्शित करती है। यह समस्या का समाधान निकाल के देती है। अनेक विकल्प उसके पास उपलब्ध कराती है। क्या चिंतन शक्ति, यदि व्यक्ति चिंतन करता है, जब कोई समस्या उत्पन्न होती है और वह चिंतन करता है तो उसके सामने अनेक विकल्प उपस्थित हो जाते हैं और उन विकल्पों के माध्यम से वह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लेता है। और इसमें कहा गया है कि यह समस्या समाधान तक अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं चिंतन के प्रकार। चिंतन के देखिए 4 प्रकार का चिंतन हमें बताया गया है। इतना चिंतन कितने प्रकार का बताया गया है, 4 प्रकार का बताया गया है। चिंतन 4 प्रकार का होता है। पहला है हमारा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। पहला है हमारा प्रत्यक्षात्मक चिंतन। प्रत्यक्षात्मक चिंतन, देखिए प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या होता है, परसेप्चुअल थिंकिंग। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से। ये प्रत्यक्षात्मक चिंतन का जो मतलब है क्या होता है, देख लीजिए शब्दों को पूर्व अनुभवों के आधार पर, पूर्व अनुभवों के आधार पर वर्तमान की वस्तुओं से होता है। चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन पूर्व अनुभवों के आधार पर वर्तमान की वस्तुओं से होता है, आधारित वर्तमान की वस्तुओं से होता है। क्या होता है, देखिए माता पिता के बाजार से लौटने पर, जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, कई बार हमको मार्केट जाते हैं और हर बार बच्चों को टॉफ़ी ले आते हैं कि हाँ चलो बच्चा घर पे अकेला है, हम उसे चॉकलेट ले आते हैं, टॉफ़ी मिल जाती है। तो जब भी वे बाजार जाते हैं, 1-2 बार यदि वे चॉकलेट ले आए, टॉफ़ी ले आए, तो जब भी वे बाजार जाते हैं तभी टॉफ़ी का विचार उनके मस्तिष्क में आ जाता है। किसके मस्तिष्क में, बालक के मस्तिष्क में। ये हो गया पूर्व अनुभव। पूर्व अनुभव उनका ये कहता है कि बच्चे जब माता पिता मम्मी पापा जब बाजार जाएंगे तो मेरे लिए क्या लाएंगे, टॉफ़ी लाएंगे। टॉफ़ी लाते थे वो 1-2 बार, 2 से 3 बार पुनरावृत्ति होने पर वह बालक के मस्तिष्क में यह विचार घर कर जाता है। यह विचार अपना अस्तित्व निर्धारित कर लेता है कि जब भी माता पिता बाजार जाएंगे उसके लिए टॉफ़ी अवश्य लाएंगे। तो पूर्व अनुभवों के आधार पर वर्तमान की वस्तुओं से इसका संबंध होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन का। और जब एक भी बार जब यह विचार उसने अपने मन में बिठा लिया कि जब भी वे मार्केट जाएंगे तो टॉफ़ी लेके आएंगे, और जब भी वह मार्केट से आते हैं पेरेंट्स, तो बच्चा क्या करता है, उस टॉफ़ी के लालच में भागकर उनके पास जाता है, उनके सामान को खोलने लगता है कि ये मेरे लिए क्या लाएंगे, टॉफ़ी लाएंगे। उसके मस्तिष्क में यह विचार उत्पन्न हो जाता है।
इस प्रकार के चिंतन को हम क्या कहते हैं? निम्न स्तर का चिंतन। इस प्रकार का चिंतन कौन से स्तर का कहलाता है? निम्न स्तर का, सबसे लो लेवल का एक चिंतन कहा जाता है कि बार बार कोई कार्य अगर रिपीट हो रहा है तो उसके विषय में हमारी विचारधारा बन जाती है कि वास्तव में यह इस प्रकार होता है। यह विषय सबसे पशु और बालकों में पाया जाता है। भाषा और नाम का इसमें यह किसमें पाया जाता है? पशुओं में भी पाया जाता है और बालकों में भी पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है, पशुओं और बालकों में, दोनों में पाया जाता है। किस प्रकार का? लो लेवल का चिंतन। भाषा और नाम का भी इसमें प्रयोग किया। भाषा, नाम का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यक्षात्मक चिंतन को एक बार और सुन लीजिए। यह व्यक्ति के पूर्व अनुभवों के आधार पर वर्तमान की वस्तुओं से होता है। जैसे व्यक्ति ने पहले देखा है, सुना है, महसूस किया है, वह विचारधारा, वह धारणा उसके मन में बैठ जाती है, बना लेता है वह वैसी धारणा, और वर्तमान में भी वह ऐसी ही एक्सपेक्टेशन रखता है। जैसे कि बचपन में माता पिता कहीं मार्केट से कोई सामान ले आते हैं, हमारे लिए खिलौने ले आते हैं, टॉफी ले आते हैं। एक दो बार लाने के बाद बच्चे के मन में ये विचारधारा बन जाती है कि जब भी माता पिता जाएंगे और हमारे लिए कुछ लेके आएंगे तो बच्चा क्या करेगा? घर पे आते ही तुरंत दौड़ता हुआ उनके पास जाएगा। यह लो लेवल का चिंतन होता है। बहुत ये इसमें किसी प्रकार की ऊंच नीच सोचने की बच्चे में कैपेसिटी नहीं होती। बच्चा गहराई से विचार नहीं करता है। वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया प्रदर्शित करता है कि पिछली बार जब माता पिता गए थे, मम्मी पापा गए थे तो उसके लिए चॉकलेट लाए थे, वर्तमान में वो जा रहे हैं तो अब भी वो गए हैं तो ऐसा ही होगा। तो ये एक, जैसे हम पशुओं को जैसे घर से निकाल दिया जाता है, सुबह खेतों में भेज दिया जाता है, चरने के लिए भेज दिया जाता है, और शाम को वह घर लौटते हैं तो उनके लिए चारा पानी की और अलग से व्यवस्था की जाती है, डाला जाता है। अगर उस समय उनको दो चार दिन लगातार ऐसी प्रक्रिया अपनाने के बाद यदि बाद में उनको ऐसे चारा नहीं दिया जाता या उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं किया जाता तो वह रंभाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वह बोलते नहीं हैं। तो इसमें भाषा और नाम का भी प्रयोग किया जाता है। यह लो लेवल का चिंतन है। दूसरा है हमारा प्रत्यात्मक चिंतन। प्रत्यात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन क्या है? देखिए, इस चिंतन का संबंध पूर्व निर्मित प्रत्यय से होता है, जिसकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जा सकता है। पूर्व, इसका संबंध पूर्व निर्मित इसका संबंध पूर्व निर्मित प्रत्यय से होता है। पूर्व निर्मित प्रत्यय से होता है जिसकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है।
इसका संबंध पूर्व निर्मित प्रत्यय से होता है जिसकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जाता है। किसका संबंध? प्रत्ययात्मक चिंतन का संबंध। प्रत्यय इसमें निर्धारित कर लिया जाता है। जैसे कोई भी बालक है, शुरू में उससे किसी टेडी है, मान लीजिए कि कोई टेडी है, उससे खरगोश कहकर डराया जाता है या टेडी को बंदर कहकर डराया जाता है, तो उसने इस प्रत्यय का निर्माण कर लिया कि ये वास्तव में ही बंदर है, ना कि ये टेडी है, और वह उससे बार बार क्या होगा? डरेगा। ऐसा में यानी इसका संबंध पूर्व निर्मित प्रत्यय से होता है। पहले ही उसने प्रत्यय बना लिया। जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को डराया जाता है कि घर से बाहर मत जाओ, नहीं बाबा पकड़ के ले जाएंगे। बाबा का मीन्स है उसने बाबा को देखा नहीं है, समझा नहीं है, उसने अपने दिमाग में एक प्रत्यय बना लिया कि घर से बाहर जाऊंगा तो मैं गायब हो जाऊंगा, घर से बाहर मुझे नहीं निकलना है। तो जैसे ये ऐसे ही कोई कुत्ते को देखता है कोई बालक, तो कुत्ते को ये कहकर डराया जाता है उसे कि ये खा जाता है, तो उसे डर बैठ गया उसके मन में, तो वो प्रत्यय निर्धारित कर लिया उसने। तो उसके आधार पर जिसकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचा जा सकता है, या हमने उसको कोई भी प्रत्यय उसके माइंड में बना दिया हमने। अब कोई बच्चा आपने देखा होगा, छोटा होता है, जब वह बोलना सीखता है तो वो सवाल करता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हम उसे, पेरेंट्स क्या होते हैं, उसे बताते जाते हैं ये है, ये है, ये ब्लैक बोर्ड है, या ये घर में जो भी चीज़ है, उसे जब व्याख्या की जाती है तो वह एक प्रत्यय का निर्माण, एक उस इमेज को अपने माइंड में बिठा लेता है कि हाँ वास्तव में ये चीज़ है। तो और जब भी फ्यूचर में, इन फ्यूचर वह उस चीज़ को देखता है तो उसके मुंह से वही वाक्य निकलता है, वही शब्द निकलता है जो उसको पहले बताया गया था। जैसे डॉगी को बताया कि हाँ ये कुत्ता है, या इसको बताया कि टेडी को बताया ये खरगोश है। तो जब भी वह इन फ्यूचर उस टेडी को देखेगा, जब तक वह समझदार नहीं होता है, तो वह क्या कहेगा? यह खरगोश है। ऐसे प्रत्यय का निर्माण कर लेता है और जिसकी सहायता से भविष्य के किसी निश्चय पर पहुंचता है कि भविष्य में जब वह किसी चीज को देखता है, उसी चीज को देखता है, तो उसके विषय में वह वैसा ही चिंतन करने लगता है। ये होता है प्रत्ययात्मक चिंतन। अब आज बात आती है कल्पनात्मक चिंतन, इमेजिनेटिव चिंतन। दूसरा है हमारा कल्पनात्मक चिंतन। कल्पनात्मक चिंतन, कल्पना करना, कल्पना चिंतन। इस चिंतन का संबंध पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। जब माता पिता बाजार जाते हैं तब बालक कल्पना करता है कि वे वहां बैठने पर उसके लिए टॉफी लाएंगे। इस चिंतन में भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका संबंध भी किसका होता है? पूर्व अनुभवों, पूर्व निर्मित अनुभवों पर आधारित भविष्य से होता है। यानी इसमें ये है कि आपने बालक को बताया कि उन्हें बाजार जाना है और इससे पहले आप बाजार से उसके लिए टॉफी या चॉकलेट लेके आए हो, तो उसने अपने माइंड में ये कल्पना बना ली है, इमेजिनेशन कर लिया है कि आप अगर बाजार जाते हो, अभी आप उससे कहते हो कि हमें आज बाजार जाना है, तो वह आपसे सवाल नहीं करेगा। इसमें भाषा और नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। वह अपने माइंड में इमेज बना लेगा कि अगर ये बाजार जाते हैं तो मेरे लिए क्या लेके आएंगे? टॉफी या चॉकलेट या खिलौने आदि लेके आएंगे। इसमें किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। वह जानता है कि अगर वह घर में रुकेगा तो माता पिता उसके लिए ये लेकर ही आएंगे। वह कल्पना कर लेता है। तो कल्पना इसमें की जाती है, किसमें? कल्पनात्मक चिंतन में। इसमें किसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अंतिम में हमारा तार्किक चिंतन।
आधारित चिंतन, तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग, यह सबसे हाई लेवल का होता है। इसका स्तर जो तर्क लेवल है, तार्किक चिंतन है, यह सबसे उच्च स्तर का चिंतन होता है, हाई लेवल का चिंतन होता है। सबसे लो लेवल का कौन सा होता है? प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है। जबकि सबसे हाई लेवल का उच्च स्तर का चिंतन होता है तार्किक चिंतन। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। तार्किक चिंतन का संबंध किससे होता है? समस्या के समाधान से। जो तार्किक लेवल का तार्किक चिंतन है उसका संबंध किसी भी समस्या के समाधान से होता है। जॉन डीवी ने इसको नाम दिया है विचारात्मक चिंतन। क्या नाम दिया है? इसको विचारात्मक चिंतन नाम दिया है। इसमें व्यक्ति सोच समझकर आगे बढ़ता है। इस चिंतन प्रक्रिया में अनेक क्रियाएं शामिल होती है, जिसमें चिंतन जब व्यक्ति प्रारंभ करता है तो भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिशें करता है, विचारता है, सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा हो जाएगा, फिर कुछ कार्य वह करता भी है, फिर उसमें वह सफल नहीं हो पाता है। तो इस चीज को, इसमें कई क्रियाएं शामिल होती है चिंतन प्रक्रिया में। सबसे महत्वपूर्ण जो क्रिया होती है वह होती है प्रयत्न या भूल। प्रयत्न या भूल की क्रिया इसमें शामिल होती है कि उसने प्रयत्न किया और फिर भूल की और उससे उसके व्यक्तित्व में क्या आया? सुधार आया। तो तार्किक चिंतन, इसमें संकेत होता है विचार का। जैसे आपने देखा होगा रोड पर हम जाते हैं तो कई जगह गवर्नमेंट द्वारा ब्लैक बोर्ड लगाए, जैसे गहरा मोड़ है, डीप मोड़ है, या कोई ढलान है या चौराया है, इन पर लिखा रहता है, गवर्नमेंट द्वारा लिखा दिया जाता है, बोर्ड लगा दिए जाते हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, धीरे चलें, आगे ढलान है, धीरे चलें, गहरा मोड़ है। तो ऐसे ये संकेत होते हैं किसमें? चिंतन प्रक्रिया में, जिससे वह जो कार्य करता है वह व्यक्ति सोच विचार कर करता है। चिंतन एक ज्ञानात्मक क्रिया है। इसमें प्रत्यात्मक या कल्पनात्मक ज्ञान निहित होता है और प्रतीकों का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। यह एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, पूरी तरह ज्ञान पर आधारित है। यह कल्पनात्मक और प्रत्यात्मक प्रक्रिया है, यह प्रतीकों पर आधारित होती है। मैं समझती हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। चिंतन के प्रकार, 4 प्रकार के हमारे चिंतन होते हैं। सबसे पहला होता है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, यानी कि इसमें बालक नाम और भाषा का प्रयोग करता है। यह सबसे लो लेवल का चिंतन होता है। पूर्व अनुभवों के आधार पर वर्तमान की वस्तुओं से संबंधित होता है। दूसरा है हमारा दूसरा है हमारा प्रत्यात्मक चिंतन। इसका संबंध भी पूर्व निर्मित प्रत्यय से होता है। किसी को किसी विषय में बता दिया जाता है कि यह वस्तु ये है, तो वह प्रत्यय निर्धारित कर लेता है और भविष्य में जब उसका उस विषय से सामना होता है तो उसके विषय में वह स्पष्ट व्याख्या करता है कि हाँ वास्तव में यह चीज़ है। तीसरा हमारा कल्पनात्मक चिंतन। इसमें नाम और भाषा का प्रयोग व्यक्ति नहीं करता है। इसमें वह 2-3 बार रिपीट होने वाले कार्य के लिए कल्पना बना लेता है कि हाँ ऐसा संभव होगा। चौथा है हमारा जो भी सबसे उच्च स्तर का चिंतन कहलाता है, सबसे उपयुक्त चिंतन कहलाता है, वह कहलाता है तार्किक चिंतन। इसके अनुसार ही व्यक्ति सफल और असफल होता है, सफलता की ओर आगे बढ़ता है। इस प्रकार ये पूरी चलने वाली प्रक्रिया क्या है? ज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ये थे चिंतन के प्रकार। अब हम पढ़ते हैं चिंतन के सोपान। प्रकार हमारे समझ में आ गए होंगे कि ज़्यादा नहीं है, बस एक उद्देश्य बताया गया है कि आपने अगर कोई लक्ष्य बनाया है तो मनुष्य होने के नाते आपका दायित्व है कि आप उस रास्ते पर चिंतन प्रक्रिया के द्वारा आगे बढ़ें, सोच विचार कर ही आगे बढ़ें, उससे होने वाले लाभ के लिए भी तैयार रहें और उससे उत्पन्न होने वाली हानि के लिए भी आप तैयार रहें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो केवल लाभ ही लाभ के लिए पैदा हुआ हो या वह लाभ ही लाभ का हकदार हो।
आप अगर कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें लाभ हानि निश्चित होती है। आपको उन दोनों पक्षों पर अच्छी तरह विचार कर ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी जो आज समाज में दुर्गुण फैला हुआ है सुसाइड का, कि व्यक्ति ज़िंदगी से हार जाता है, वह सोचता समझता नहीं है, आगे पीछे विचार नहीं करता है कि वास्तव में उससे जो वो तो सुसाइड कर लेगा, लेकिन उससे जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं वह किस मार्ग पर जाएंगे, उन पर क्या बीतेगी। अगर चिंतन प्रक्रिया हमें यही सिखाती है कि हम अच्छी तरह से सोच लें, समझ लें, फिर आगे बढ़ें। अब है चिंतन के सोपान। चिंतन के सोपान। चिंतन के सोपान देखिए, हुजोज ने चिंतन के सोपान बताए हैं। हुजोज ने चिंतन के कई सोपान बताए हैं। समस्या का आकलन, पहला उसने बताया है समस्या का आकलन करना। समस्या का आकलन करना। चिंतन प्रक्रिया के द्वारा चिंतन प्रक्रिया व्यक्ति को इस प्रकार से प्रेरित करती है कि वह उपस्थित होने वाली पूरी समस्या का ओवरऑल आकलन कर ले। अगर वह आकलन नहीं कर पाता है तो वह समस्या का समाधान नहीं निकाल पाता है। चिंतन समस्या के उत्पन्न होने से संपन्न होती है। कोई भी व्यक्ति तभी चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा जब उसके सामने समस्या उत्पन्न होती है। मूर्त और अमूर्त समस्याएं जिज्ञासा के माध्यम से चिंतन का आरंभ करती हैं। मूर्त से अमूर्त से, और इस यानी व्यक्ति जब समस्या का आकलन कर लेता है, समस्या से उत्पन्न होती है चिंतन प्रक्रिया, समस्या से उत्पन्न होती है और मूर्त से अमूर्त की ओर प्रारंभ होती है। मूर्त से अमूर्त की ओर ही यह प्रारंभ होती है। चिंतन के सोपान ये बताए हैं, हुजोज ने बताए हैं कि पहले व्यक्ति को समस्या का आकलन कर लेना चाहिए। चिंतन कब से प्रारंभ होता है? जब उसके सामने समस्या उत्पन्न होती है। उस समस्या का आकलन करने के साथ ही चिंतन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरा है संबंधित तथ्यों का आकलन। संबंधित तथ्यों का आकलन, व्यक्ति को जब समस्या उत्पन्न होती है तो उससे संबंधित, उस क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का क्या कर लेना चाहिए? आकलन करना चाहिए। समस्या को समझने के बाद उसके तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वह किससे किया जाता है? चिंतन प्रक्रिया के द्वारा ही। अगर आप चिंतन नहीं करोगे, उचित रूप से सोचोगे, विचारोगे नहीं, मैंने कहा था आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम व्यक्ति के सामने, जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करने जाते हैं तो हमें उसके लाभ और हानि दोनों ही बिंदुओं पर गहनता से विचार कर लेना चाहिए। लाभ हो रहा है तो कितने का हो रहा है, कितना आगे ले जा सकता है, और अगर इसमें 1% यदि हानि होती है तो मुझे कितना पीछे जाना पड़ेगा, उससे मैं अपने आप को कैसे संभाल पाऊंगा। तो ये सारे तथ्य हमें एकत्रित कर लेने चाहिए। और ये किससे एकत्रित होते हैं? उस चिंतन प्रक्रिया से। समस्या के कारण खोजने में ये तथ्य हमारी सहायता करते हैं और तथ्यों के संकलन में प्रेरणा का भी बहुत अधिक महत्व होता है। तथ्यों का जो हम संकलन करते हैं वह सर्वे करके, मार्केट में सर्वे करके, अगर हम शिक्षा से संबंधित कोई चिंता, कोई समस्या है हमारे पास, तो स्कूलों में उससे जुड़े हुए, उस क्षेत्र से जुड़े हुए स्टूडेंट्स जो हैं, टीचर्स जो हैं, उनसे गाइडलाइन लेके हम उन डाटास को कलेक्ट करते हैं। और उन डाटास को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसके अनुसार हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। अब तीसरा है इसमें निष्कर्ष पर पहुंचना। ये सोपान होते हैं चिंतन के। निष्कर्ष पर पहुंचना। निष्कर्ष पर पहुंचना, जब व्यक्ति ने समस्या का आकलन कर लिया है,
उससे संबंधित तथ्यों का उसने कलेक्शन कर लिया है तो वह निष्कर्ष पर आसानी से पहुंच सकता है। अब उसका काम है चिंतन करके उचित समाधान, तथ्यों का संकलन कर उनका विश्लेषण करता है और विश्लेषण से ही वह किस पर पहुंचता है, निष्कर्ष प्रक्रिया पर पहुंचता है। उस विश्लेषण के द्वारा ही वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। और अंतिम है हमारा निष्कर्ष का परीक्षण करना। निष्कर्ष का परीक्षण करना, ये है अंतिम सोपान। जब हमने कोई डिसीजन हमने ले लिया है चिंतन प्रक्रिया के द्वारा, तो चिंतन में प्राप्त परिणामों का परीक्षण करके उनकी हमें जांच कर लेनी चाहिए कि वास्तव में हमने जो डिसीजन लिया है, वास्तव में हमने इसके विषय में जो सोचा है वह कितना सही है। इससे चिंतन की वैधता और विश्वसनीयता की परीक्षा भी हो जाती है। चिंतन की वैधता और विश्वसनीयता की भी क्या हो जाती है, परीक्षा हो जाती है। देखिए समस्या का सबसे पहले सोपान है चिंतन के। हुजोज ने ये निम्न सोपान इसके बताए हैं। समस्या का आकलन करना, समस्या जो उत्पन्न हुई है उसका पहले व्यक्ति को चिंतन प्रक्रिया के द्वारा क्या करना चाहिए, आकलन कर लेना चाहिए। पूरी समस्या को आप एक साथ देखिए कि वास्तव में बात क्या है, वास्तव में समस्या क्यों उत्पन्न हुई है। उससे संबंधित फिर हमें क्या करना है, डाटा कलेक्ट करने हैं कि वास्तव में किस के कारण, किन किन तथ्यों के कारण यह समस्या हमारे सामने उपस्थित हुई है, कौन कौन से तथ्य हैं जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, उनका कलेक्शन करना चाहिए। फिर व्यक्ति को कोई उचित डिसीजन लेना, जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, कोई छोटी सी दुकान ही आपने स्टार्ट की है, तो पहली तो है कि दुकान स्टार्ट करनी। समस्या क्या है, दुकान स्टार्ट कैसे हो, दुकान कैसे खोली जाए। तो उस पूरी समस्या का आपको आकलन करना है कि हमें सबसे पहले तो दुकान चाहिए, पहले कहाँ चाहिए, समस्या क्या है, समस्या क्या है, हमें दुकान खोलनी है। फिर दूसरा है कि उससे संबंधित तथ्यों का हम आकलन कर ले कि हमें क्या क्या इसमें मेन बिंदु, कि हमें कौन सी जगह चाहिए, कौन से एरिया में, किस रेंट पे खोलनी है तो किस रेंट पर चाहिए, क्या किराया हम दे सकते हैं। दूसरा है किस चीज़ से संबंधित हमें शॉप खोलनी है, क्या क्या आइटम कितनी रेट पर हमें रखना है, ये सारे। फिर हम निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि हाँ वास्तव में इतना हम कर सकते हैं। ये सब यहाँ तक हो जाएगा डाटा का कलेक्शन। फिर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ वास्तव में हम ऐसा कर सकते हैं। जो डाटा हमने एकत्रित किए हैं मार्केट के सर्वे करने के बाद कि हाँ ये वस्तुओं की हमें आवश्यकता है, ये वस्तुओं पर हम इतनी रेट पर ये सामान बेच सकते हैं और हमारी दुकान आराम से चल सकती है। तो बाद में हमने निष्कर्ष ले लिया कि अब हमें शॉप खोलनी है, उनका हम अच्छे प्रकार से क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि हाँ हम बड़े को बताएंगे कि साथियों को बताएंगे, ये करेंगे। फिर उसका हम परीक्षण करेंगे कि हाँ टेस्ट किया जाए कि वास्तव में ये कार्य हमें कैसे करना है। जब हम उसका परीक्षण कर लेंगे तो हमारे डिसीजन जो हमने लिया है, जो निष्कर्ष हमने लिया है, उसकी विश्वसनीय और वैधता की भी जांच आराम से हो जाएगी और इससे चिंतन प्रक्रिया क्या हो जाएगी, पूरी तरह से सफल हो जाएगी। इस प्रकार एक चिंतन प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति कितनी भी बड़ी समस्या उसके जीवन में उपस्थित हो उससे आराम से छुटकारा पा सकता है। उसे किसी भी हालत में नकारात्मक रास्ते को अपनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है चिंतन प्रक्रिया में हमें उचित मोटिव मिल जाए। प्रेरणा कैसी है हमारे लिए, जो नकारात्मक व्यक्ति होते हैं, जो नकारात्मक सोच के कारण सुसाइड कर लेते हैं, आपने देखा होगा, तो वह व्यक्ति क्यों कर पाता है, क्यों उसके ऊपर या तो माता पिता का प्रेशर रहता है या वह अपनी इमेज ऐसा ही बना लेते हैं कि यहाँ से हम गए कि नहीं हम तो सेलेक्ट होके ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाए ऐसे। और तो उसने सिलेक्शन की तो उम्मीद कर ली, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन उसने एक पल के लिए भी यह विचार नहीं किया कि अगर किसी कारणवश मैं सेलेक्ट नहीं होता हूँ तो मेरे साथ मुझे क्या करना होगा। उसने ये विचार किया नहीं मेरे पास तो एक ही रास्ता है कि मुझे सेलेक्ट होना है। तो जब वह सेलेक्ट नहीं हो पाया किसी कारण से तो वह सुसाइड केस का शिकार बनता है, वह सुसाइड कर लेता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, अनावश्यक प्रेशर ले लेता है, तनाव से ग्रसित हो जाता है।
उस समय उसके लिए वह एक समस्या बन जाती है, उस समस्या से वह अपने आप को बिल्कुल भी नहीं निकाल पाता है। तो यही है हमारी चिंतन प्रक्रिया के सोपान कि चिंतन व्यक्ति को कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। चिंतन ही एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को उन्नति की ओर पहुंचा सकता है और अवनति की ओर धकेल सकता है। चिंतन अगर आप करते हो तो वह आपको कभी भी कुछ गलत करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा। आवश्यकता है हमारे पास उचित प्रेरणा होनी चाहिए। धन्यवाद।